हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरएम। आज हम पढ़ने वाले हैं इथिक्स में रविन्द्रनाथ टैगोर को। इससे पहले हम इथिक्स के कई और वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ यदि आपने वो चैनल वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर इस पर आइए, या फिर इसको देखकर उनको देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ गाइज, मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है तो आपको आवाज़ में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका प्रारंभिक जीवन। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रतिभा संपन्न रविन्द्रनाथ टैगोर कला के कई स्वरूपों की ओर आकर्षित हुए, जैसे साहित्य, कविता, नृत्य और संगीत। भारतीय संस्कृति से पश्चिमी देशों को परिचित कराने और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचित कराने में रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने आधुनिक भारत का असाधारण एवं अनुपम सृजनशील कलाकार माना जाता है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्यों? और इनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। यह प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व थे और इन्होंने साहित्य, कविता, नृत्य और संगीत में अपना योगदान दिया है। इन्होंने पश्चिमी देशों को और पश्चिमी देशों को भारत से परिचित कराया और भारत को पश्चिमी देशों से परिचित कराया। और इन्होंने आधुनिक भारत का असाधारण एवं अनुपम सृजनशील कलाकार कहा जाता है। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य सृजन क्या क्या रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बांग्ला कवि, कहानीकार, नाटककार और संगीतकार, चित्रकार एवं निबंधकार थे। कितनी सारी कलाएं इनके पास थी, मतलब कवि भी थे, कहानीकार भी थे, नाटक भी लिखा करते थे, संगीतकार, चित्रकला और निबंधकार भी माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि थी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही कम उम्र से लेखन प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की भी रचना की है। उनकी रचना में देश विदेश की संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की झलक मिलती है। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर लेखनी चलाई है। देखिए, अब इनका जन्म वही फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको रिवाइज करते हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। जन्म कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी माता का नाम था शारदा देवी और इनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इनका विषय क्या था? साहित्य से संबंधित है ये। इनकी शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल लंदन कॉलेज में हुई थी और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई थी। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। तो पहले उनके काव्य शास्त्र, नाटक और कहानी और उपन्यास। पहले अपन पढ़ते हैं उनके काव्य क्या क्या लिखे हैं उनने। काव्य में लिखा है सोनार तारी, मानसी, बालका, गीत माल्या और गीतांजलि, जो कि सबसे फेमस बुक है इनकी गीतांजलि। क्या क्या है? सोनार तारी, मानसी, बालका, गीता माल्या और गीतांजलि। अब उनके आते हैं नाटक। तो डाकघर, जो कि 1912 में लिखा था। राजा 1910 में लिखा था। रक्त करावी, यह 1926 में लिखा था। मुक्तधारा 1922 में लिखा है। और अचल यातन यह 1912 में लिखा है। देखिए, इनके नाटक कौन कौन से हैं। तो डाकघर, राजा, रतकरावी और मुक्तधारा और अचल यातन। अब इनके आते हैं कहानी और उपन्यास क्या क्या हैं। तो घरे बायरे यह 1916 में लिखा है। गौरा 1910 में लिखा है। पोस्टमास्टर, ये भी इनका ही एक कहानी या उपन्यास है। योगा योग, घटेर कथा, काबुली वाला, चौखे वाली और बहू ठकुराइन हाट, यह 1881 में लिखा है इन्होंने। देखिए, सबसे पुराना यही माना जाएगा 1881 का, है ना, जो कि क्या था? बहू ठकुराइन हाट। अब आते हैं इनके काव्य क्या क्या। देखो, इनको थोड़ी सी ट्रिक से याद कर लेते हैं। काव्य एक काव्य
काव्य, वाह, अपन ऐसे काव्य, वाह वाह, क्या क्या है। तो अपन क्या करते हैं, सोने की कोई चीज देखते अपन क्या बोलते हैं, वाह। तो सोनार तारी इनकी एक पुस्तक है, मतलब काव्य लिखा गया है। फिर आती है मानसी, मन में बड़ी शांति होती है। तो सोने को देख के क्या होता है, बिल्कुल एकदम अपन वाह बोलते हैं तो काव्य हो गया, और क्या होता है, मन को शांति मिल जाती है, तो मानसी। हर बालिका को, बालक को, सबको पसंद होता है सोना, तो बाल्य। और गीत मालदा, अब कौन खरीद सकता है सोना, तो माल वाले लोग खरीद सकते हैं, तो मालदा और गीतांजलि को हम पहनाएंगे। देखिए काव्य में क्या क्या हो गया, अरे वाह वाह, सोने को देखकर बिल्कुल मन शांत हो गया बालक का। अब क्यों नहीं, माल तो है उसके पास, और किसको पहनाएंगे, गीतांजलि को पहनाएंगे, तो ये हो गया। अब आते हैं नाटक। नाटक, कोई व्यक्ति है, नाटक किसका करता है, तो राजा का नाटक करता है ना। स्टेज पर जाके क्या बनता है, कोई चाहता है कि दास बने नाटक करे, नहीं, दास का नाटक तो कोई नहीं करता। अभी भी वर्तमान में भी देखा जाए तो सब लोग क्या करते हैं, राजा का नाटक करते हैं, अरे हमारे पास बहुत पैसे हैं तो राजा के नाटक करते हैं। और अब देखो डाकघर, क्योंकि राजा के पास क्या आता है, डाक आता है, तो डाक, डाक। रक्ता रावी, तो मतलब जो राजा होते हैं वो रक्त की धाराओं से नहीं डरते, मुक्त धारा में बहता है उनके यहाँ पे, तो रक्ताव, मुक्त धारा। और आचल यातन, ये भी मतलब आचल है, बिल्कुल अचल ही उस मुक्त धारा में रक्त बहता रहता है राजा के डाकघर में। देखो अब क्या है, देखो नाटक, नाटक किसका करेंगे, हम करेंगे राजा का करेंगे, क्योंकि वहाँ उनके जो डाकघर है वहाँ पर रक्त है, वो बिल्कुल मुक्त धारा में आचल अतल बहता रहता है। तो ये हो गए नाटक रविन्द्रनाथ टैगोर की। अब आते हैं कहानियां और उपन्यास। घरे बायरे, घरे बायरे, घर में आई बाई, किसकी, तो गौरा, शायद एक गाय की कहानी है ना। तो गौरा, गौरा को देखकर पोस्टमास्टर जी ने बोला कि अरे भैया ये तो बड़ी प्यारी गाय है, हम अब कल से योग स्टार्ट कर देंगे, तो ये गाय को देखकर हम रोज योगा करेंगे, क्योंकि गाय तो इतनी सुंदर है। तो योगा यार, योगा योग। फिर आते हैं कटेर कथा, घटेर कथा। तो सबको पता है कि इनके साथ क्या घटने वाला है, यदि ये गाय को देखकर योगा करेंगे तो क्या इनसे योगा होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आता है काबुली वाला, जो कि आया है कहाँ से, चौखेर वाले के यहाँ से, क्योंकि वहाँ की जो बहु ठाकुराइन है उनके हाथ ही कुछ अलग हैं। तो ये क्या हो जाती हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां। जैसे गाय वायरे, घर में क्या बंधी है, गाय बंधी हुई है, जिसको पोस्टमास्टर जी ने देखा और क्या बोला कि वाह आपकी गाय तो बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया सी है, हम इनको देखकर रोज क्या करेंगे, योगा योग करेंगे। सबको पता है कि क्या घटने वाला है, तो घटेर का था। तभी आता है कौन, काबुली वाला, जो कि कहाँ से आया था, चौकेर वाली के यहाँ से। और बहुत ठाकुराइन के हाट बता रहा था कि उनकी क्या क्या हाट हैं। ये हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का सार्वजनिक या सामाजिक जीवन उनका कैसा था। रविन्द्रनाथ टैगोर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में हुए बंग भंग आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुआ था। जैसे नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। 14 नवंबर 1913 को गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें स्वीडिश अकेडमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड हेम्स्टर के साथ मिलकर उनके आश्रम के समीप ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की। देखो अब कभी भी यदि आता है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण की स्थापना किसने की, मोस्टली लोग या फिर 99% स्टूडेंट क्या करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले ही हटा देंगे। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ग्रामीण पुनर्निर्माण की मतलब संस्थान की स्थापना की है। बाद में इनका नाम परिवर्तित कर श्री निकेतन कर दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते थे। अब आते हैं, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का सामाजिक जीवन कैसा था। इन्होंने मतलब उस जब रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ उसी समय भारत में धीरे धीरे से क्रांति की चिंगारियां हो रही थीं। इन्होंने भी कई योगदान दिए हैं, जैसे कि सबसे पहले बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 में इन्होंने बंग भंग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि स्वदेशी आंदोलन में भी इन्होंने सूत्रपात किया था। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह 1919 में हुआ था। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गीतांजलि की रचना के लिए 14 नवंबर 1913 को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
फिर 1921 में इन्होंने एक अर्थशास्त्री थे लियोनार्ड हेमिस्टर, उनके साथ मिलकर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की थी। इसका बाद में नाम क्या कर दिया गया, श्री निकेतन की नाम कर दिया गया। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो क्या चाहते थे कि ग्रामीणों का पुनर्निर्माण हो, इसलिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी। अब आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन और चिंतन। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन एवं चिंतन में गहनता, प्रकृति का सजीव चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं का मामरिक वर्णन किया गया है। देखिए इन्होंने क्या किया है, दर्शन चिंतन में गहनता व्यक्त की है, प्रकृति का सजीव चित्रण करते थे, प्रकृति का मानवीकरण किया है इन्होंने, और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मामरिक वर्णन किया गया है। जैसे गौरा को देखिए, काबुली वाला को देखिए, या फिर गीतांजलि को देखिए, मतलब बहुत सी इनकी बुक्स ऐसी हैं। जो पोस्ट मास्टर को देखिए, जो कि आपको एक अलग जीवन का एक अलग ही पहलू आपके सामने रखती हैं। वे सदैव भावनाओं में उदार, प्रेम और मानवता के प्रति चिंतनशील रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी और सार्वभौमिक, विचारशील, सृजनशील और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। वे भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयां, कुरीतियां और दास प्रथा में से आहत थे। इन्होंने इस सभी में सुधार की वकालत की है। इन्होंने इस सब परिस्थितियों से मुक्ति दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है एवं स्वयं को नेहरू, गांधी जैसे महान व्यक्तियों की श्रृंखला में खुद को शामिल भी कर लिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर का चित्रिक श्रेष्ठता और गहरी धार्मिक आस्था का पड़ा है। उन्होंने अपने विचारों में जीवन की एकता, प्रेम की सर्वत्रता और ब्रह्म की सर्वव्यापकता को आत्मसार किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति द्वारा दी गई प्रगति में काफ़ी प्रभावित थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर पर सबसे ज़्यादा उनके मतलब किसी भी व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, उनके गुरु का पड़ता है, फैमिली का पड़ता है, या फिर माता पिता का बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनाने में उनके साथ उनकी जो चारों तरफ फैली हुई परिस्थितियां होती हैं वो ज़्यादा योगदान देती हैं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके जो पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उनकी चरित्र श्रेष्ठता और उनकी गहरी धार्मिक आस्था का पड़ा था। उनके विचारों में जीवन की एकता, प्रेम की सर्वत्रता और ब्रह्म की सर्वव्यापकता को आत्मसात किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति द्वारा दी गई प्रगति से काफी प्रभावित थे। अब आते हैं दर्शन, इनका शिक्षा दर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। विश्वविख्यात साहित्यकार, दार्शनिक और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा को व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय अनुभव के स्थायी हिस्से के रूप में देखते हैं। उनका कहना था कि शिक्षा छात्रों की संज्ञात्मक अनभिज्ञता को रोग का उपचार करने वाले तकलीफ देह अस्पताल की तरह नहीं है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य की एक क्रिया है, उनके मस्तिष्क की चेतना की एक सहज अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रेम और कर्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन को रेखांकित करने वाले 3 साहित्य स्वतंत्रता, सृजनता और स्व अभिव्यक्ति एवं प्रकृति इंसान के साथ सक्रिय सहभागिता है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन में मतलब इन्हें शिक्षा के बारे में क्या कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर खुद एक विश्वविख्यात मतलब विश्व में जाने वाले साहित्यकार, दार्शनिक और कवि रहे हैं। इन्होंने शिक्षा पर ज़्यादा योगदान दिया है। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय अनुभवों के स्थायी हिस्से के रूप में शिक्षा दिखाई देती है। मतलब अद्वितीय अनुभव है, मतलब शिक्षा जैसा कोई अनुभव नहीं कर सकता। शिक्षा छात्रों की संज्ञात्मक अनभिज्ञता के रोग का उपचार करने वाली तकलीफ देह अस्पताल की तरह नहीं। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति है उनको संज्ञात्मक अनभिज्ञ रोग जो मनुष्य के अंदर है उसके उपचार करने वाली तकलीफ देह अस्पताल नहीं है शिक्षा, बल्कि स्वास्थ्य की एक क्रिया है जिससे मस्तिष्क की चेतना की एक सहज अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रेम और कर्म के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन को रेखांकित करने वाले 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला आता है स्वतंत्रता, सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति और प्रकृति और इंसान के साथ सक्रिय सहभागिता। अब आते हैं, उनका कहना था कि स्वतंत्रता की उपस्थिति में ही शिक्षा को औचित्य और अर्थ मिलता है। इन्होंने तत्कालीन स्कूलों को शिक्षा की फैक्ट्री, रंगहीन बनावटी
वास्तविक दुनिया के संदर्भ से बिल्कुल कटा हुआ एवं सफेद दीवारों के बीच से झांकती मृतक व्यक्ति की आंखों की पुतली कहा है। इन्होंने क्या कहा था कि स्वतंत्रता की जो उपस्थिति में ही शिक्षा को औचित्य एवं अर्थ मिलता है। मतलब यदि व्यक्ति स्वतंत्र है या फिर देश स्वतंत्र है तभी उसको अच्छे से शिक्षा का जो औचित्य अर्थ है वो समझ में आया था। इन्होंने तात्कालीन स्कूलों को शिक्षा की फैक्ट्री कहा था। मतलब उस समय जब रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मतलब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय इन्होंने कहा है कि जो अभी की स्कूलें चल रही हैं वो क्या है, शिक्षा फैक्ट्री। क्योंकि जो अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लागू की थी उसके अनुसार वो क्या चाहते थे कि वो एक ऐसे व्यक्तियों को चाहते थे कि जो उनकी स्कूल से या कॉलेजों से निकले तो वो क्या हो, एक कर्मचारी हो, उनकी बात मानता हो, एक उन्हें क्लर्क के रूप में व्यक्तियों की जो शिक्षा नीति थी उसको स्थापित किया था। तो इन्हें क्या कहा था कि जो वर्तमान है वो क्या है, शिक्षा की फैक्ट्री है, जहाँ पर रंगहीन, बनावटी और वास्तविक दुनिया के संदर्भ से बिल्कुल कटा हुआ है। मतलब इसमें कोई रंग नहीं बता रहे हैं वो, क्योंकि वो खुद रंग भेद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। बनावटी है क्योंकि अलग ही दुनिया से है, जो कि वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग थी। और सफेद दीवारों के बीच से झांकती हुई मृतक व्यक्तियों की आंखों की पुतली कहा गया है। वे मानते थे कि हमारी शिक्षा ने हमें सामाजिक और प्रकृति दोनों से दूर कर दिया है। इन्होंने कहा था कि जो वर्तमान शिक्षा है, क्योंकि उस समय जब अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या करती थी, व्यक्ति को बिल्कुल कटा महसूस कराती थी प्रकृति और सामाजिक, मतलब समाज के तत्व थे उनसे, यह मूल्य विहीन एवं निर्जीव हो गई है। इन्होंने पाया है कि शिक्षा को छात्रों के लिए और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम बच्चों की प्रकृति के करीब लाना होगा। मतलब यदि आपको बच्चों को सही शिक्षा देनी है तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, प्रकृति के करीब लाना पड़ेगा। प्रकृति के साथ संपर्क से बच्चा विशाल दुनिया की निरंतरता, वास्तविकता और खुशी से परिचित होगा। तो बच्चे को प्रकृति में लाइए, प्रकृति के करीब उसको संपर्क बनाने के लिए कहिए कि आप भैया प्रकृति से बात कीजिए, प्रकृति क्या महसूस कर रही है, वो कितनी पूरी विशाल दुनिया में फैली हुई है, निरंतर है, वास्तविक है और खुशी से परिचित कराती है। जो कि हमारी आज की कई स्कूलों ने इसकी पहल की है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ दिन या हफ्ते में एक दिन या मंथ में एक बार खेत लेके जाया जाता है। वहाँ पे वो बच्चे क्या करते हैं, दिन भर वहाँ पे खेलते हैं और कैसे कृषि होती है वो देखते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या होगा, प्रकृति से संपर्क बना पाएंगे, जिससे कि विशाल दुनिया से वो निरंतरता और वास्तविकता और खुशी को महसूस कर पाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को रुचिकर एवं आनंददायक बनाना चाहते थे। मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो क्या करना चाहते थे, जो शिक्षा है उसको रुचिकर, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आनंददायक, मतलब एक आप पढ़ो और आप मतलब खुश हो जाओ। साथ ही आधारभूत सुधार के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर आवासीय संस्थानों की कमी महसूस करते थे, जहां शिक्षक और छात्र एक साथ रह सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जब बच्चे होते थे वो शिक्षा लेने कहाँ जाते थे, गुरु के पास जाते थे, जहाँ पर शिक्षक और छात्र साथ साथ रहा करते थे एक ही आवास में। तो उस समय क्या होता था, शिक्षक जो है वो बच्चों की हर एक छोटी छोटी सी मूवमेंट पर नजर रख सकते थे और उनको सुधार सकते थे, उनको शिक्षा दे सकते थे अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी क्या है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में वो इतने अच्छे से बिहेव करते हैं ना कि आप जब अपने बच्चों को घर पर देखते हो तो बिल्कुल, यदि आपके टीचर आपके बच्चों को घर पर देख लेना तो सच में सिर खुजाते रह जाएं कि हे भगवान ये कितना उद्यम करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो वो उनकी कमी महसूस नहीं कर पा रहा है ना। अब हमेशा स्कूल में तो रहेंगे नहीं बच्चे, वो सिर्फ स्कूल में ही अच्छा बिहेव करते हैं, आपके घर में वैसा बिहेव नहीं करते, फिर जो टीचर के पीछे वैसा बिहेव नहीं करते। तो ये आवासीय जो संस्था है इनकी कमी से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महसूस की थी। अब आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुशासन पर अधिक जोर दिया है कि भैया कुछ भी हो अनुशासन तो होना चाहिए। अनुशासन एवं आवासीय प्रणाली एक दूसरे के पूरक है। अब आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां, सच्चाइयां और परिवेश के साथ परिचित एवं समायोजन कराना है। इन्होंने जोर देते हुए यह कहा है कि अवास्तविक शिक्षा ही लोगों में बौद्धिक बेईमानी, नैतिक पाखंड एवं वैचारिक भ्रष्टता एवं मातृभूमि के प्रति अज्ञानता के लिए उत्तरदायी है। इसलिए उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि शिक्षा एवं वास्तविक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का भरपूर प्रयास होना चाहिए। देखिए,
एथिक्स आपने कब पढ़ी है? जब आप इसकी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और सभी कंपटीशन में एथिक्स नहीं पढ़ाया जाता, वो सिर्फ एक जो सिविल सर्विस की जो तैयारी होती है तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। आपने कभी उसको पढ़ते हुए आपने ये चीज़ मतलब फील की होगी कि शायद या फिर काश ऐसा होता कि हमें एथिक्स बचपन से ही पढ़ाई गई होती है, कि एक सब्जेक्ट के रूप में ही पढ़ाया जाता है या फिर एक एक चैप्टर के ही रूप में पढ़ाया जाता, तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि एथिक्स जो हम अभी सीखते हैं कि भ्रष्टाचार न करना, ये बचपन में डाल दो ना कि भैया बच्चे व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बच्चा बचपन से ही क्या हो जाएगा, बेईमानी, नैतिकता, पाखंड, वैचारिक भ्रष्टता और मातृभूमि के प्रति अज्ञानता के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनके जीवन की परिस्थिति और सच्चाई के परिवेश के साथ परिचित कराना चाहिए। स्कूल में बच्चे जाते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं जो कि बहुत मतलब आपके काम में आती हैं, लेकिन क्या वो समाज की सही तस्वीर आपके सामने रख पाती हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा पर जोर दो, लेकिन उनको वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, सच्चाइयां हैं, परिवेश है, उसके साथ परिचित कराना चाहिए, जिससे पाखंड, भ्रष्ट और जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे दूर रह सके, या फिर उनको समझ सके कि क्या होती है और इंसान कैसा होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर मानते थे कि शिक्षा विदेशी भाषा की बजाय मातृभाषा में होनी चाहिए। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है कि मातृभाषा में हो या फिर विदेशी भाषा में हो। आप ये भी नहीं कि विदेशी भाषा नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, सीखनी तो पड़ेगी ना विदेशी भाषा। आपको विदेश नहीं जाना है, लेकिन आपको 3-4 लैंग्वेज का आना जरूरी होता है, क्योंकि आप एटलीस्ट कम्युनिकेट कर पाते हो, आप फुल कॉन्फिडेंस में बात कर पाते हो जब आप दूसरे की भाषा उतनी ही अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर बार जिससे बात कर रहे होंगे वो आपकी मातृभाषा से संबंधित हो। जैसे ईस्ट इंडिया की मतलब जो अपने भारत का उत्तर भारत है, इसके लोगों को कभी साउथ इंडियन साउथ इंडिया पहुंचा दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं, वो इनका चेहरा देखेंगे, उनका चेहरा देखेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लेकिन हाँ उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, कन्नड़, मलयाली जो भी उनकी है वो अपनी उस भाषा में बात करते हैं। लेकिन हाँ, सबसे कॉमन भाषा यहाँ पे क्या हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है। उनको भी इंग्लिश आती है, आपको भी इंग्लिश आती है, तो आप इससे क्या होगा, कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसलिए इनने बोला है कि विदेशी भाषा की जगह अब बुक्स हैं, आपका बच्चा हमेशा से आप हिंदी पढ़ रहा है या फिर बिहारी में है या फिर कन्नड़ भाषी है, वो घर पर कन्नड़ बोल रहा है, फ्रेंड से कन्नड़ बात करता है, हर जगह वह कन्नड़ का यूज करता है, लेकिन यदि उसकी जो पुस्तक है वो इंग्लिश में, हिंदी में कर दी जाए तो क्या करेगा बच्चा? कुछ नहीं, वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। उसको 5-6 साल उसके वेस्ट करने से बेटर है कि आप उसको क्या करें, जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में दे दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति के मुख्य परोकार रहे हैं, जिसे आधुनिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था, सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति के प्रमुख परोपकार रहे हैं, मतलब सृजन करो खुद की अभिव्यक्ति का, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। हम देखिए फिर से देख लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा में क्या क्या कहा है। पहले, शिक्षा रुचिकर, आनंददायक होनी चाहिए, और उन्होंने क्या कहा है, आवासीय जो संस्थान है उनकी कमी को महसूस किया है। उन्होंने माना है कि जो व्यक्ति है वो सामाजिक और परिस्थिति दोनों से दूर हो जाता है जब शिक्षा ग्रहण करता है, इसलिए मूल्यहीन एवं निर्जीव हो गई है। तो आप बच्चों को प्रकृति के साथ लाइए, उनके साथ संपर्क बनाने के लिए कहिए, और जिससे कि दुनिया की निरंतरता, वास्तविकता और खुशी से परिचित हो सकें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनुशासन पर अधिक बल दिया है, और उन्होंने अनुशासन और आवासीय प्रणाली एक दूसरे की पूरक मानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियां, जैसे बौद्धिक लोगों में बौद्धिक बेईमानी, नैतिकता, पाखंड, वैचारिक भ्रष्टता, मातृभूमि के प्रति अज्ञानता, परोपकार, सरोकार, मतलब हर चीज जो वास्तविक है उस जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की भरपूर प्रयास किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा विदेशी भाषा की बजाय मातृभाषा में होनी चाहिए, उन्होंने ही कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर सृजनात्मक स्व अभिव्यक्ति के मुख्य परोकार रहे हैं। वे आधुनिक शिक्षा में बहुत महत्व दिया है। अब आती है मानवता। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों में मानवतावादी एवं प्रकृतिवादी के प्रति गहन विश्वास दिखाई देता है। मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनके विचार मानवतावादी मतलब मानव पर केंद्रित हैं, और प्रकृतिवादी हैं, इन दोनों में विश्वास दिखाई देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर मूर्त एकांतवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। वो क्या रहे हैं,
मूर्त एकांतवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। वे स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। स्वतंत्रता सृजन का आधार है, इसी से संस्कृति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनके मतानुसार औपचारिक शिक्षा मतलब किताबी शिक्षा सृजन करने में और प्रकृति को महसूस किए बिना, उसे समझे बिना करना संभव नहीं है। मतलब जो किताबी शिक्षा है उसको सृजन करने में प्रकृति को महसूस किए बिना और उसे समझे बिना संभव नहीं हो सकती। अंततः मानव ही साध्य है और ईश्वर के साथ मानव की प्रतिष्ठा आवश्यक है। मानव वाणी के स्वर्ण तंतु के समान है। मानव वाणी के स्वर्ण तंतु के समान है। रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि में सत्य को सुंदरता से बिल्कुल अलग नहीं माना गया है। देखिए हम इनको फिर से पढ़ लेते हैं कि मानवतावादी में ने क्या कहा है। मानववादी और प्रकृतिवादी इनकी रचनाओं में हमें ये समझ में आते हैं। इन्होंने मूर्त एकांतवाद पर प्रबल बल दिया है। इन्होंने स्वतंत्रता पर अधिक महत्व दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता के बिना सृजन का आधार नहीं स्थापित हो सकता। संस्कृति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इन्होंने कहा था मानव सेवा ही क्या है, ईश्वर की सेवा है। इनके अनुसार शिक्षा, ये जो किताबी शिक्षा है उसका सृजन करने में प्रकृति को महसूस किए बिना नहीं कर सकते आप उसको सृजित। अंततः मानव ही साध्य है और ईश्वर के साथ मानव की प्रतिष्ठा आवश्यक है। मानव वाणी के स्वर्ण तंतु के समान है और रविन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि में सत्य की को सुंदर से बिल्कुल अलग नहीं बताया गया है। इन्होंने क्या कहा है, सत्य ही सुंदर है। रविन्द्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीयवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान राष्ट्रीयवादी होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। वे संकुचित राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उनका प्रबल विश्वास विश्व भ्रातृत्व एवं प्रेम में था। संकीर्ण राष्ट्रवाद के बारे में उनका मानना था कि वह मानव के प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक विकास एवं स्वच्छंदता के मार्ग में अवरोध है। रविन्द्रनाथ टैगोर साम्राज्यवाद से घृणा करते थे। इसी कारणवश उनका सर्वाधिक बल स्वदेशी पर था। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद का अर्थ अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और संगीत, कला, साहित्य एवं पूर्वजों की गौरवमयी परंपराओं के प्रति श्रद्धापूर्व समर्पण को मानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मानवतावाद की अवधारणा के प्रशंसक थे। वे राष्ट्रवाद की निंदा और अवहेलना करते थे। उन्होंने धार्मिक उन्माद, सामाजिक संघर्ष और राजनैतिक संकीर्णता, सांप्रदायिकता और जातीय उग्रता फैली थी हो। देखिए हम फिर से पढ़ लेते हैं कि ये राष्ट्रवाद माने जाते हैं और उनके साथ क्या क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय थे। इन्होंने कहा था कि पूरे विश्व के साथ क्या होना चाहिए, भ्रातृत्व और प्रेम की भावना होनी चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रवाद के बारे में इनका मानना था कि मानव की प्रकृति एवं आध्यात्मिक विकास एवं स्वच्छंदता के मार्ग में अवरोध है। यदि आप अपने आध्यात्म विचार को, प्रकृति विचार को या स्वच्छंद रहना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप साम्राज्य विस्तार कर लो, वो इससे बहुत नफरत किया करते थे। इसी कारण बस उनका सबसे ज्यादा बल किस पर रहा है, स्वदेशी पर रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद का अर्थ अपने देश की संस्कृति, सभ्यता एवं संगीत, कला, साहित्य एवं पूर्वजों का जो गौरव परंपरा है उसके प्रति श्रद्धापूर्ण समर्पण को माना है। इन्होंने आध्यात्मिक मानवतावाद की अवधारणा के प्रशंसक रहे हैं वे, और इन्होंने राष्ट्र की निंदा एवं अवहेलना करते हुए जिससे धर्म उन्माद, सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक संकीर्णता और सांप्रदायिकता और जाति उग्रता फैली है, इसका विरोध किया है या फिर अवहेलना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व बंधु की भावना से भरे एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी एवं मानवतावादी थे। उनके अनुसार यदि पाश्चात्य और पाश्चात्य सभ्यताओं को मिश्रित कर दिया जाता है तो विश्व एक और विश्व शांति और विश्व सरकार की स्थापना करना संभव हो जाएगा। इनका मानना क्या था, इन्होंने बंधुत्व की भावना से भरे हुए थे। ये एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानवतावादी थे। इनके अनुसार यदि पाश्चात्य मतलब जो पाश्चात्य है और प्राच्य है, इन दोनों संस्कृति को मिला दिया जाता है तो क्या होगा, विश्व एकता आ जाएगी, विश्व में शांति हो जाएगी और विश्व सरकार की स्थापना करना संभव हो जाएगा। और अपनी इसी आदर्श कल्पना को साकार करने के लिए इन्होंने विश्व भारती की नींव रखी थी। अंततः रविन्द्रनाथ टैगोर की यही सपना संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में विश्व पटल पर उभरा है। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवादी के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का मेल करा के एक ऐसी नवीन संस्कृति की धारा प्रवाहित करने की बात करते हैं जो सभी के लिए पूजनीय हो और विश्व मानवता के संपूर्ण विकास में सहायक हो। रविन्द्रनाथ टैगोर मानवता के पुजारी थे। वे भावनात्मक स्तर पर भारतीय थे, परंतु संवेदनशीलता के आधार पर उन्हें समूचे विश्व को एक विचार परिधि में ला दिया था। अंततः वे भारत के ही नहीं समस्त विश्व के नागरिक माने जाते हैं, अर्थात एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं। मतलब इनकी भावना या फिर जो मानवता थी वो उनकी पुजारी माने जाते हैं मानवता के, और भावनात्मक तरीके से वो भारतीय नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक माने जाते हैं। ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।